एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 290 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 251 नंबर क्वेश्चन पर। 251 नंबर का क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? तो वो है आपका किस भाग का? अर्ध शुष्क क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र के बारे में। तो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में आपके 3 जिले शामिल हैं। पहला है सीकर, दूसरा आपका हो गया है झुंझुनू और तीसरा हो गया आपका चुरू। अब जो सीकर है आपका, सीकर में क्या क्या है? तो सीकर में आपकी काछोर झील है। काछोर झील सीकर में है। सीकर में आपका जीण माता का मंदिर है। जीण माता का मंदिर है। सीकर में ही आपका गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता आपका कहाँ पर है? नीम का थाना में है। और जीण माता का मंदिर आपका रेवासा में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आपका झुंझुनू है, झुंझुनू झुंझुनू है, झुंझुनू में आपका पोदार की हवेली है। पोदार की हवेली। झुंझुनू में ही आपकी सुनारी सभ्यता है। सुनारी सभ्यता ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? चूरू के बारे में। चूरू के बारे में हम बात कर लेते हैं। चूरू में आपका ताल छापर अभ्यारण्य है। ताल छापर झील भी है। ताल छापर झील और ताल छापर अभ्यारण्य दोनों आपका चूरू जिले में है। चूरू में आपका गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी का मंदिर है, तो गोगा जी का मेला भी भरता है यहाँ पर। चूरू में ही आपका सालासर बालाजी का मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर ये आपका चूरू में है। चूरू में ही आपका, चूरू जो है यहाँ पर ये कर्षण मर्ग है इसका, क्या? शुभंकर। शुभंकर इसका हो गया है कर्षण मर्ग। और ध्यान में रखना है, चूरू सबसे ठंडा, सबसे ठंडा व सबसे गर्म इस जिला है। सबसे गर्म जिला ये आपका कौन है? चूरू। और चूरू में आपका कोई नदी नहीं पाई जाती है। कोई नदी नहीं पाई जाती है चूरू में। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा कहां पर पाई जाएगी? झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब बात कर लेते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा, काली मृदा है ये आपकी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये 4 जिले शामिल हैं किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में। काली मृदा है, काली मृदा चीका प्रधान मिट्टी है, अर्थात चीका की पर्याप्त मात्रा से इसमें पाई जाती है। काली मृदा में कैल्शियम, कैल्शियम व पोटास ये भी क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये ध्यान में रखना है। काली मिट्टी है, काली मिट्टी में N2 की अर्थात नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और काली मृदा में क्रोमो क्रोमोस्टर्स, क्रोमोस्टर्स मृदा उपकरण पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि किस मृदा में क्रोमोस्टर्स मृदा उपकरण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? काली मृदा में। काली जो मृदा है ये आपकी बेसाल्ट, बेसाल्ट व आग्नेय
बेसाल्ट व आग्नेय चट्टान से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित होती है। काली मृदा में किस किस फसल की कृषि अच्छी होती है? तो होती है गन्ना, धनिया, गन्ना, धनिया, इसके अलावा चावल हो गया है और सोयाबीन। इन फसलों की अच्छी पैदावार इसमें होती है। तो ये ध्यान में रखना है किसके बारे में? काली मृदा के बारे में। जैसलमेर है, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, इनमें पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं बलुई मृदा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन आ गया है। तो मरुस्थलीय मृदा देखिए आपकी चूरू में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है, लेकिन कोटा में नहीं पाई जाती है। कोटा में आपकी काली मृदा पाई जाती है। अभी बात की थी ना काली मृदा। और काली मृदा कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये हैं। अब बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा, आपकी जो मरुस्थलीय मृदा है इसको रेतीली मृदा बोलते हैं। रेतीली मृदा अर्थात इसमें रेत की मात्रा ज्यादा होती है और इसी मृदा को बोलते हैं बलुई मृदा। बलुई मृदा। तो ये रेतीली आपकी मरुस्थलीय मृदा के नाम है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में ये मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय मृदा होती है ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें लवणता अधिक होती है। लवणता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। इसमें लवणता अधिक पाई जाती है और इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता ये क्या होती है? कम होती है। और इस मृदा को पवनों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। पवनों द्वारा स्थानांतरित मतलब जो वायु होती है ये इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके ले जाती है, उसको बोलते हैं पवनों द्वारा स्थानांतरित। ये जो मृदा है मरुस्थलीय मृदा, ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के घिसने से बनती है। घिसने से बनती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके जिलों की बात आ जाती है। तो मरुस्थलीय जिले कौन कौन से हैं? तो मरुस्थलीय जिले आपके देखिए जालोर हो गया है, बाड़मेर हो गया है, जैसलमेर हो गया है, बीकानेर हो गया है, नागौर हो गया है, नागौर हो गया है, चूरू हो गया है, झुंझुनू हो गया है। तो ये क्या है? आपके जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं। तो ये होती है किसके बारे में? मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, तो वो आपके हैं रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। जो आपके रामदेव जी हैं इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी इनके गुरु का नाम था। और रामदेव जी हैं ये किसके अवतार हैं? तो ये अवतार हैं कृष्ण के अवतार। किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनकी बहन का नाम क्या था? तो बहन इनकी सुगना थी। और धर्म बहन बनाई थी इन्होंने एक, धर्म बहन। तो धर्म बहन थी डाली बाई। डाली बाई मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। क्या नाम था?
कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और इनके जो घोड़ा है इनका नाम था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी शिष्या कौन थी? इनकी शिष्या थी आई माता। आई माता। और आई माता का मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में। आई माता का मंदिर जो होता है, इसके मंदिर में केसर टपकता है, ज्योत से केसर टपकता है। तो इसकी ज्योत से क्या टपकता है? केसर टपकता है। ध्यान में रख लेना है ये बात। इसके अलावा जो आपके रामदेव जी हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे कौन से देवता हैं जो संत के साथ साथ कवि हैं? तो ये एकमात्र कवि हैं, संत के साथ एकमात्र कवि हैं, जो क्या थे? संत भी थे। कवि और संत ये दोनों हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है। अब देखिए, जो रामदेव जी हैं, इसके कई नाम हैं। इनको बोलते हैं पीरों के पीर। पीरों के पीर। पीरों के पीर, राम सा पीर। तो एक नाम आ गया है राम सा पीर। राम सा पीर भी इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है क्या? हेजा व कुष्ठ निवारक देवता। हेजा व कुष्ठ निवारक देवता, ये भी इनका ही नाम है। ठीक है। तो ये होता है किसके बारे में? आपका रामदेव जी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा कौन बचे? आपके देव नारायण जी। तो देव नारायण जी जो हैं, ये गुज्जर जाति के देवता हैं। और इनका मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में। और इनके नाम से 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। यह आपको समझ में आ गया होगा। मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी मांगलिया, इनका जो मंदिर है वो बापिणी गांव फलोदी में है। बापिणी गांव फलोदी। और फलोदी पड़ता है कहां पर? जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो इनका मंदिर है तिलवाड़ा। कहां पर है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा नया जिला बन गया है बालोतरा, उसमें आता है अब तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा पड़ता है बालोतरा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नवजात पुत्री की मां को किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है गुलाबी रंग का। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। तो जब क्या पुत्री का जन्म होता है, पुत्री का जन्म, तब जो माँ है वो गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ती है। गुलाबी रंग का। और जब पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का जन्म, तब जो माँ है वो पीला रंग का पोमचा ओढ़ती है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले आयोजित होते हैं? तो वो होते हैं कौन कौन से आपके? पहला तो हो जाएगा, देखिए, श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला है। ये कब लगता है, कहां पर लगता है? तो ये लगता है आपका मेड़ता सिटी नागौर में। तो ये तो लगता है मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। तो ये तो नहीं है। दूसरा है गोमती सागर पशु मेला। बिल्कुल, ये आपका कहां पर लगता है? झालरा पाटन। झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। श्री रामदेव पशु मेला। श्री रामदेव पशु मेला लगता है कहां पर? नागौर में लगता है। तो ये लगता है आपका नागौर में। और श्री चंद्रभागा पशु मेला, ये आपका झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। और श्री वीर तेजाजी पशु मेला, ये आपका लगता है कहां पर? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में लगता है। तो कौन कौन से जिले लग रहे हैं? तो एक तो लग रहा है गोमती सागर पशु मेला, बी वाला। और एक लग रहा है श्री चंद्रभागा पशु मेला, डी वाला। तो बी और डी हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध से। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजपूताना का एकीकरण वर्तमान राजस्थान के रूप में कितने चरणों में संपन्न हुआ था? मतलब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो वो आता 7 चरणों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है क्या आंसर। अब बात कर लेते हैं सातों चरणों के बारे में। तो पहला जो चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। तो पहले चरण का नाम हो गया है मत्स्य संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को बना था मत्स्य संघ। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा चरण का नाम क्या था? तो दूसरा चरण का नाम था आपका पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ कब बना था? तो ये बना था 25 मार्च 1948 को। यानी पहले चरण के 7 दिन बाद में बना था पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा चरण समझिए, जो तीसरा चरण था इसका नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ। और संयुक्त राजस्थान संघ कब बना था? तो यह बना था 18 अप्रैल 1948 को बना था। अब तक हमने 3 संघ पढ़ लिए हैं। चौथा समझिए, चौथा जो था, चौथे चरण का नाम वो था वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ। तो चौथा चरण हो गया वृहद राजस्थान संघ। और इस संघ का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था चौथे चरण का निर्माण। अगला देखिए पांचवा चरण। पांचवा चरण का नाम क्या था? तो वो था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। और ये बना कब था? तो ये बना था 15 मई 1949 को बना था। छठे चरण का नाम क्या था? तो छठा चरण था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और ये कब बना था छठा चरण? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। फिर सातवां चरण का बना था? तो सातवें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान आ गया था। वर्तमान राजस्थान। और सातवां चरण कब कंप्लीट हो गया था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो जो आपका राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसका सातवां चरण कंप्लीट हुआ तब हुआ था। ठीक है, तो ये है आपके 7 चरण। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ जो बना था 18 मार्च 1948 को। दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ जो बना था 25 मार्च 1948 को। तीसरा है संयुक्त राजस्थान संघ जो बना था 18 अप्रैल 1948 को। चौथा है वृहद राजस्थान संघ जो बना था 30 मार्च 1949 को। पांचवा बना था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949 को ये बना था। छठवें चरण का नाम था राजस्थान संघ और ये बना था 26 जनवरी 1950 को। और सातवां चरण था ये था वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है? तो बाणासुर का जो शहीद कहा जाता है वो कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। तो सीधी बात ध्यान में रखना है, बाणासुर का शहीद कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की गई थी। तो बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1973 को। 1973 को इसका प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वन और वन्य जीव संसाधन नहीं है? तो वनों को प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका तो आंसर हो गया है सी कि ये नहीं है। ध्यान रखना है वनों को प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर
आधार पर कितने भागों में बांटा गया वनों को? 3 भागों में। पहला तो हो जाएगा आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा हो जाएगा रक्षित वन, और तीसरा हो जाएगा अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है मानव का। ठीक है। अवर्गीकृत में मानव का और सरकार का दोनों का हस्तक्षेप रहता है, और रक्षित वन में थोड़ा हस्तक्षेप रहता है मानव का, पूर्णतः नहीं रहता है। यह आपको बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जा रही है कि वे विलोपन का सामना कर सकते हैं कहलाते हैं। मतलब जो विलुप्ति की कगार पर है, ऐसे जंतुओं को बोलते हैं संकटापन्न प्रजातियां। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पशु हैं, तो राजस्थान के राज्य पशु हैं 2। तो पहला तो हो जाएगा क्या? भारतीय हिरण, जिसको चिंकारा बोलते हैं, और दूसरा हो गया है ऊंट। ध्यान में रखना है। अब मैं बात लेता हूं किसके बारे में? पहले बात लेता हूं चिंकारा के बारे में। जो आपका राज्य पशु है ना, राज्य पशु चिंकारा है, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय हिरण भी बोलते हैं। चिंकारा को कब घोषित किया गया था? तो चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा जो दिया गया था, वो दिया गया था 22 मई 1981 को। इसको ये दर्जा दिया गया था चिंकारा को, और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला, गजेला गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम है किसका? चिंकारा का। और जो आपका चिंकारा है, ये एंटीलोप प्रजाति का जीव है, एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसके अलावा ये नाहरगढ़ जो है, चिंकारा है, ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? चिंकारा के लिए। और ये सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है चिंकारा? तो सर्वाधिक पाया जाता आपका कहां पर? जोधपुर में पाया जाता है आपका चिंकारा। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? ऊंट के बारे में। ऊंट, जो आपकी ऊंट की कुबड़ है, ऊंट की कुबड़ में एकत्रित रहता है क्या? वसा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है केमिलस, केमिलस ड्रोमेडेरियस, केमिलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊंट है, इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज ये कहा जाता है ऊंट को। ऊंट के जो देवता हैं वो हैं पाबूजी, तो पाबूजी उनके ऊंट के देवता हैं। ऊंट की देवी कौन है? तो ऊंट की देवी है अंता देवी, और अंता देवी का मंदिर है बारां में। कहां पर है? बारां में है। ठीक है। और ऊंट को कब घोषित किया गया था राज्य पशु? तो ऊंट को घोषित किया गया था राज्य पशु 30 जून 2014 को। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, यहां पे लिखता हूं ऊंट अनुसंधान संस्थान, ऊंट अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी आपकी किसकी? बाड़मेर की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बाड़मेर की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात कर लेते हैं जो कोटा है, कोटा आपका है, ये जो है, ये है सर्वाधिक साक्षरता दर
इसकी क्या थी, ज्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा आपको और बात ध्यान में रखनी है, जो आपकी पाली है, पाली, पाली जो था ये सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात में आगे था। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक था किसका, पाली का 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर, डूंगरपुर का क्या था, सर्वाधिक लिंगानुपात था, सर्वाधिक लिंगानुपात, डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात ज्यादा था 2011 की जनगणना के अनुसार। और कितना था, इसका था 954 था लिंगानुपात। और न्यूनतम किसका था, तो आपका जो धौलपुर है, धौलपुर का लिंगानुपात था 852। कितना था, 852। तो इसका था न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात था किसका, धौलपुर का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था, तो वो था आपका किसका, कोटा का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। और कोटा ही साक्षरता दर में सर्वाधिक दर थी, उसकी सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी थी, कोटा की। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर ये किसकी थी, आपकी कोटा की थी। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जनसंख्या का प्रतिशत, उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था किसका, कोटा का। शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है ये, कोटा था आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है। तो शहनाई किससे बजाई जाती है, फूक से। और फूक से बजाए जाने वाले यंत्र कहलाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो गए है आंसर, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के लोक देवता का नाम जिसे ऊंटों का देवता कहा जाता है वो कौन है। तो ऊंटों के देवता है पाबूजी। कौन है, पाबूजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब हम बात करते हैं पाबूजी के बारे में कि पाबूजी के बारे में क्या क्या बात हमारे लिए उपयोगी है। तो आपके जो पाबूजी हैं, पहली बात तो हो गई है इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता। दूसरी बात, राज्य में, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। इसके अलावा पाबूजी हैं, इनके और क्या नाम है, इनको बोलते हैं प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता ये बोला जाता है बाबूजी को। इन्हीं को बोला जाता है गोरक्षक देवता, गो रक्षक देवता ये भी बोला जाता है किसको, बाबूजी को बोला जाता है। और इन्हीं को बोलते हैं क्या, मेहर। मेहर कौन बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं बाबूजी को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार आया। तो इनके सहयोगी थे चांदा, डामा और हरमल, ये इनके तीन सहयोगी थे। बाबूजी हैं ये किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये अवतार माने जाते हैं किसके, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बाबूजी की जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था फूलन दे, फूलन दे। और ये पत्नी थी, ये बाबूजी के साथ क्या हुई थी, सती हुई थी। क्या हुई थी, सती हुई थी। ठीक है, इनका मंदिर, बाबूजी का जो मंदिर है, कई बार क्वेश्चन आया, मंदिर है ये कहां पर है, कोल्लूमंड में, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पर पड़ता है, फलोदी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, फलोदी में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब सुनिए तेजाजी हैं, तेजाजी को काला और बाला के देवता कहा जाता है, काला बाला के देवता, काला बाला के देवता। और गोरक्षक देवता भी कहा जाता है इनको, और सांपों के देवता, इनको क्या कहा जाता है, सांपों के देवता, सांपों के
देवता। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य के किस विधा में कहानी कही और सुनी जाती है? तो आपकी जो वात है, क्या वात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। वात में कहानी कही भी जाती है और सुनी भी जाती है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली, ये जो है ये वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है, सबसे कठिन बोली है कौन सी बोली? हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली में ही जो आपके सूर्यमल मिश्रण है, कौन? सूर्यमल मिश्रण, इनकी रचनाएं हैं। तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं भी किसमें है? आपकी हाड़ौती बोली में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात लेता हूं किसके बारे में? मेवाती बोली के बारे में। मेवाती बोली, तो आपकी जो मेवाती बोली है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कहाँ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं अलवर व भरतपुर। अलवर व भरतपुर आपके जिले इसमें आते हैं। मेवाती जो बोली है, मेवाती बोली, इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। ब्रज भाषा का प्रभाव, ब्रज भाषा का प्रभाव है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेवाती जो बोली है, मेवाती बोली में ही जो लालदास जी हैं, लालदास जी व शरणदास जी, शरण दास जी, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं, ये भी किस बोली में है? मेवाती बोली में। इसके अलावा शरणदास की दो शिष्या थी, कौन कौन सी? दयाबाई, दयाबाई, दयाबाई ने तो दयाबोध लिखा था, और सहजोबाई, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा था, सहजोबाई। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं, ये भी किसमें है? आपकी मेवाती बोली में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चरणदास जी की दो शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई ने तो दयाबोध और सहजोबाई ने सहज प्रकाश साहित्य की रचना की थी, तो इनके साहित्य भी मेवाती बोली में है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? ढूंढाड़ी बोली के बारे में। कौन सी बोली के बारे में? ढूंढाड़ी। तो आपकी जो ढूंढाड़ी बोली है, ये आपकी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी, देखिए, जयपुर में बोली जाती है, जयपुर में। इसके अलावा किशनगढ़ में बोली जाती है, और किशनगढ़ कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। इसके अलावा लावा में बोली जाती है, लावा कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। इसके अलावा आपका दौसा में बोली जाती है, और इसके अलावा कोटपूतली बहरोड में, कोटपूतली बहरोड नया जिला बना है ना, कोटपूतली बहरोड में बोली जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखनी है इसकी उपबोलियां। किसकी? पूछा जाता है कई बार, उपबोलियां। तो उपबोलियां क्या क्या है ढूंढाड़ी की उपबोली? तो एक तो गई है राजावाटी, राजावाटी। दूसरी हो जाएगी चौरासी। तीसरी हो जाएगी नागरसोल। तो राजावाटी, चौरासी, नागरसोल हो गई है। इसके अलावा काठेड़ी, क्या हो गई है? काठेड़ी हो गई है। और एक हो जाएगी तोरापाटी, तोरापाटी। ये इसी क्या है? उपबोली। तो ढूंढाड़ी की उपबोली है राजावाटी, चौरासी, नागरसोल, काठेड़ी और तोरावाटी। ये इसी क्या है? उपबोलियां हैं। अब जो आपकी मालवी बोली है, मालवी बोली, ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में। और मालवा क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें शामिल है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़।
ये शामिल है किसमें? मालव क्षेत्र में। और जो आपकी मालवी बोली है, इस पर प्रभाव है गुजराती और मराठी का प्रभाव है। गुजराती व मराठी मराठी भाषा का क्या है इस पर प्रभाव है, पूछा जाता है क्वेश्चन भी। ठीक है। और जो आपकी मालवी बोली है, ये किस किस का मिश्रण है? तो ये मारवाड़ी मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण रूप है ये। कौन? मालवी बोली, जो मालव क्षेत्र में बोली जाती है। मालव क्षेत्र में आते हैं प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ध्यान में रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात लेते हैं चूलिया जलप्रपात के बारे में। चूलिया जलप्रपात, तो चूलिया चूलिया जो जलप्रपात है, ये आपका भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर पड़ता है? रावत भाटा में। रावत भाटा तहसील है। और रावत भाटा कहाँ पर, किस तहसील का भाग है, मतलब है किस जिले की तहसील है? तो यह है चित्तौड़गढ़ की। तो ध्यान में रखना ये बात, चित्तौड़गढ़। तो एक चित्तौड़गढ़ की तहसील रावत भाटा के जो एक स्थान है भैंसरोडगढ़, वहां पर है चूलिया जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है, ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है कितनी? 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर है। और ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर ये है आपका चूलिया जलप्रपात। तो ये होते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, और क्लास को अवश्य लाइक करना है और जरूर से शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।